बजाज पल्सर दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बाइक्स में से एक, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा पल्सर्स आपको सड़कों पर दौड़ती हुई दिख जाएंगी। और आपको अगर इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा और लगाना है तो सुनिए, जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे ना तब तक करीब 8 पल्सर बाइक्स और बिक चुकी होंगी, क्योंकि ऑन एन एवरेज हर दूसरे मिनट में एक पल्सर बिक जाती है। लेकिन दोस्तों, पल्सर की सक्सेस सिर्फ उसकी स्टोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वो बाइक है जिसने बजाज कंपनी तक को डूबने से बचाया। अब सवाल ये है कि आखिर चेतक जैसी लीजेंडरी स्कूटर बनाने वाली कंपनी बजाज 90s के एंड में अपनी पहचान कैसे खो बैठा। किस तरह राजीव बजाज ने पल्सर की हेल्प से इस डूबती हुई कंपनी को दोबारा कंपटीशन में वापस ला खड़ा किया, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, आजादी के करीब 40 साल बाद भारत में एक नया दौर शुरू हुआ। पहली बार आम लोगों के पास इतना पैसा आया कि वो बेसिक जरूरत से आगे बढ़कर स्कूटर्स और बाइक्स के बारे में सोचने लगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है, लोग उस टाइम पर बाइक यह देखकर नहीं खरीदते थे कि पिकअप क्या है, साउंड कैसी है या टॉप स्पीड कितनी जाएगी। लोगों को सिर्फ एक चीज मैटर करती थी कि आखिर माइलेज कितने का देती है। और इसीलिए बाइक्स के सेगमेंट में हीरो होंडा सबसे सक्सेसफुल कंपनी थी, और इनकी स्प्लेंडर, CD100 और पैशन इतनी रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट थी कि मिडिल क्लास आंख बंद करके भी इसे खरीद लेता था। हाँ, कुछ लोग परफॉर्मेंस के लिए यामा RX100, सुजुकी शोगुन और रॉयल एनफील्ड भी परचेज कर लेते थे, लेकिन ये बाइक ज्यादातर मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर थी। अब पिक्चर के दूसरे कॉर्नर में बजाज भी था, एक ऐसी कंपनी जो स्कूटर्स की वजह से देश की जान बनी हुई थी। चेतक, सुपर और प्रिया जैसे स्कूटर्स के लिए सालों तक लोग वेटिंग लिस्ट में लगे रहते थे। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हुई कि बजाज कंपनी की आइडेंटिटी स्कूटर वाली कंपनी की बन गई। ऐसे में जब 1991 में लाइसेंस राज खत्म हुआ और LPG रिफॉर्म्स लाए गए, तब अचानक फॉरेन ब्रांड्स एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लुक्स और टॉप क्लास इंजीनियरिंग लेकर मार्केट में उतर गई, जिसके बाद से लोगों को बजाज के स्कूटर्स अचानक पुराने लगने लगे। और अब पब्लिक को स्कूटर्स नहीं बल्कि बाइक में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। और क्योंकि बजाज ने मोटरसाइकिल वाले सेगमेंट पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए कंपनी भी लॉस में जाने लगी। हाँ, वैसे तो बजाज ने 1984 में ही कावासाकी के साथ पार्टनरशिप करके मोटरसाइकिल मार्केट में उतरने की भी प्लानिंग शुरू कर दी थी, लेकिन क्योंकि बजाज पहली बार मोटरसाइकिल बना रहा था, ऐसे में भले ही कावासाकी ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी उसके साथ में शेयर की, पर बजाज ठीक तरीके से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया। यही वजह थी कि KB100, कैलिबर और बॉक्सर जैसी बाइक्स बजाज के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं ला सकी। ऐसे में बजाज, जो 1970s और 80s के बीच अपने स्कूटर्स की वजह से इंडियन 2 व्हीलर इंडस्ट्री का बॉस हुआ करता था, वो 1999 में चौथी पोजीशन पर आ गिरा। और दोस्तों, यही वो पल था जब बजाज ने सोचा अगर सरवाइव करना है ना तो हमें प्रॉपर मोटरसाइकिल वाले सेगमेंट में उतरना ही पड़ेगा। कंपनी के बोर्ड में भी टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। अब क्या करें, किसी के पास कुछ क्लियर जवाब ही नहीं था। और फिर इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के ही सोल्यूशन के लिए बुलाया गया US की कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी एंड कंपनी को। मैकेंजी ने कई महीनों तक इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर किया और फाइनल रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें क्लियरली बताया गया कि इंडिया में मोटरसाइकिल वाले सेगमेंट पर पहले से ही हीरो होंडा और यामा जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स का दबदबा है, जिन्हें सीधा टक्कर देना बहुत मुश्किल है। उनका सजेशन था कि नई मोटरसाइकिल मत बनाइए, बेटर है कि स्कूटर में ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके आगे बढ़िए। अब बोर्ड मेंबर्स को तो ये बात काफी लॉजिकल लगी, लेकिन एक इंसान इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे, राजीव बजाज। बेसिकली राजीव बजाज के चेयरपर्सन राहुल बजाज के बेटे थे और उस टाइम कंपनी का R&D भी वही संभाल रहे थे। और हाँ, राजीव को ऐसा वैसा ना समझिएगा, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और UK की यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक से मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया था, जो कि उस दौर में दुनिया के सबसे एडवांस प्रोग्राम्स में से एक माना जाता था। राजीव का मानना था कि फ्यूचर मोटरसाइकिल्स का होने वाला है और अगर बजाज को सरवाइव करना है तो बाइक वाले सेगमेंट में अपना नाम बनाना ही होगा। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे स्टैंड आउट करना है, इसका उनके पास कोई क्लियर जवाब नहीं था। और फिर इसी सवाल का ही जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने कंपनी के R&D हेड अब्राहम जोसेफ को बुलाया, जो कि इंजन, डिजाइन और प्रोसेस तीनों की गहरी समझ रखते थे। दोनों ने साथ बैठकर सोचना शुरू किया कि इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में गैप आखिर कहां पर है।
क्योंकि हीरो होंडा ने 100 सीसी कम्यूटर सेगमेंट को पूरी तरह से पकड़ रखा था, जो कि सस्ती, फ्यूल एफिशिएंट और भरोसेमंद है, लेकिन लुक्स में बिल्कुल बेसिक। दूसरी तरफ यामा थी, जिसके परफॉर्मेंस का कोई तोड़ नहीं था। इसके RX 100 जैसी बाइक्स कोई भी चला ले बस दीवाना बन जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनकी ये बाइक काफी महंगी थी, जिससे हर मिडिल क्लास यूथ इसे अफोर्ड नहीं कर पाता था। यानी कि मार्केट में एक बहुत बड़ा खाली स्पेस था, एक ऐसी बाइक का स्पेस जो पावर भी दे, स्टाइलिश भी हो, लेकिन यूथ की बजट में फिट हो जाए। और दोस्तों, यही वो मोमेंट था जब राजीव के दिमाग में एक स्पार्क आया कि क्यों ना हम वही चीज बनाएं जो किसी ने अभी तक बनाने की कोशिश भी नहीं की है। मतलब कि कम्यूटर बोरिंग मोटरसाइकिल्स बनाने की जगह एक मस्कुलर, पावरफुल, स्टाइलिश बाइक लॉन्च की जाए जो दिखने में प्रीमियम हो, चलाने में पावरफुल और प्राइस ऐसा कि मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सके। लेकिन यहाँ एक बड़ा चैलेंज सामने था कि इंजीनियरिंग कहाँ से लाएं, क्योंकि राजीव बजाज को अच्छे से पता था कि ऐसी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस बाइक सिर्फ बजाज की इन हाउस टीम से तो नहीं बनने वाली थी। इसी नीड्स को समझते हुए उन्होंने टोक्यो R&D के साथ में पार्टनरशिप कर ली, जो कि एक फेमस जापानीज डिजाइन हाउस थी। टोक्यो R&D की जापानीज टीम और बजाज की इंडियन इंजीनियरिंग टीम ने मिलकर बाइक के कोर कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया। और फिर कुछ ही समय बाद बजाज ने अपनी टीम में ब्रिटिश मोटरसाइकिल डिजाइनर ग्लेन केर को भी जोड़ लिया, जो BMW, डुकाटी, होंडा, यामा और हार्ले डेविडसन जैसी कंपनीज के साथ भी पहले ही काम कर चुके थे। अब ग्लेन केर ने बजाज की नई बाइक को सिर्फ डिजाइन आइडियाज नहीं दिए, बल्कि ये भी इंश्योर किया कि ये मशीन सच में एक ओरिजिनल परफॉर्मेंस बाइक लगे, न कि कहीं से किसी भी ब्रांड की सस्ती कॉपी। उनका मकसद साफ था कि अगर बजाज परफॉर्मेंस की दुनिया में कदम रख रहा है तो फिर प्रोडक्ट भी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ राजीव, अब्राहम जोसेफ और पूरी कोर टीम इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड थे, वहीं दूसरी तरफ स्टेक होल्डर्स की टेंशन लगातार बढ़ रही थी। हर मीटिंग में टेक्निकल डिसीजंस पर सवालों की बारिश हो जाती थी। अब्राहम जोसेफ को हर छोटी बड़ी इंजीनियरिंग चॉइसेस को काफी एक्सप्लेन करनी पड़ती, वहीं ग्लेन केर को बार बार डिजाइन, प्रपोर्शन और मस्कुलर स्टाइलिंग का लॉजिक समझाना पड़ता था। और वहीं राजीव बजाज को बोर्ड मेंबर्स को ये समझाने में पूरा दिन निकल जाता कि ये कोई रिस्की डिसीजन नहीं है, बल्कि ये एक मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। खैर, काफी मेहनत के बाद राजीव बजाज का ये ड्रीम बाइक बनकर तैयार हो गया, जिसके R&D पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस बाइक को रोड पर उतारने से पहले इसके प्रोटोटाइप्स को रात भर सड़कों पर दौड़ाया जाता था, और फिर टेस्ट राइडर्स जब सुबह गैराज में लौटते तो मुस्कुराकर एक ही बात बोलते थे, ये बाइक इंडिया बदलने वाली है। फाइनली नवंबर 2001 में वो दिन आ ही गया जब इस बाइक को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया गया, और इसका नाम रखा गया था पल्सर। लेकिन पल्सर ही क्यों? क्योंकि बजाज एक ऐसा नाम चाहता था जो सुनते ही पावर, स्पीड और एनर्जी की वाइब दे। असल में पल्सर नाम कोई रैंडम चॉइस नहीं था। स्पेस में एक खास प्रकार का स्टार होता है जिसे पल्सर कहा जाता है। यह असल में एक बहुत ही तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा होता है, जो कि घूमते घूमते लगातार एनर्जी की पावरफुल बीम्स बाहर निकालता रहता है। बजाज को लगा हमारी बाइक भी तो यही फील देती है ना, पावरफुल, एग्रेसिव और लगातार एनर्जी निकालने वाली, सो इसीलिए नाम रख दिया गया पल्सर। खैर, लॉन्च के दिन जैसे ही पल्सर 150 और 180 शोरूम्स में उतरी, मार्केट सच में हिल गई, क्योंकि उस दौर में दूसरी बाइक्स काफी सिंपल, प्रेडिक्टेबल और फैमिली ओरिएंटेड डिजाइन्स में आती थी, लेकिन पल्सर पहली ही नजर में अलग खड़ी दिखाई देती। यंगस्टर शोरूम्स में सिर्फ इसे देखने, इसके मस्कुलर टैंक को फील करने और इसके एग्जॉस्ट साउंड को सुनने दौड़ पड़ते थे। फ्रंट डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रिक स्टार्ट और ट्विन पायलट लैंप जैसे फीचर्स ने भी यूथ्स को काफी अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये चीजें उस प्राइस कैटेगरी में और किसी भी बाइक में नहीं मिलती थी। और इसी वजह से पल्सर के लॉन्च ने बजाज की वो पुरानी वाली इमेज भी तुरंत बदलनी शुरू कर दी, क्योंकि जो ब्रांड सालों तक पुराने जमाने की स्कूटर वाली कंपनी कहलाता था, वही अब इंडिया की सबसे हॉट परफॉर्मेंस बाइक बना रहा था। साथ ही बजाज ने इस बाइक को बहुत दिल से बनाया था, इसीलिए इसके एडवर्टीजमेंट के लिए भी ग्लोबल एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एजेंसी ऑगिल्वी एंड मैदर को हायर किया गया। ऑगिल्वी की क्रिएटिव टीम ने जब पहली बार पल्सर की मस्कुलर बॉडी, वाइड टैंक और थिक टायर्स देखे तो उनके मुंह से खुद ब खुद निकल गया, दिस बाइक लुक्स डेफिनेटली मेल। और फिर यहीं से पल्सर को उसकी आइकॉनिक टैगलाइन मिली, डेफिनेटली मेल। बजाज पल्सर, डेफिनेटली मेल। कंपनी अपने एड्स के जरिए क्लियर सिग्नल दे रही थी कि यह पहली इंडियन मोटरसाइकिल थी जिसकी पूरी पर्सनालिटी ही मेल ओरिएंटेड महसूस होती थी।
इन्हीं सब वजहों से पल्सर का इम्पैक्ट इंडियन बाइकिंग पर तुरंत दिखने लगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2003-04 में ही पल्सर ने 2.8 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बेचकर कॉम्पिटिटर्स को साफ बता दिया कि ये बाइक सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक ट्रेंड बन चुकी है। इतना ही नहीं, नवंबर 2005 तक पल्सर की टोटल सेल 10 लाख यूनिट्स को क्रॉस कर गई थी, जो कि साबित करने के लिए काफी था कि पल्सर सिर्फ पसंद नहीं की जा रही, ये इंडिया की नई बाइकिंग आइडेंटिटी बन चुकी है। शहर में रात को पल्सर गैंग्स दिखने लगे, काले हेलमेट, मस्कुलर बाइक्स और वो आइकॉनिक एग्जॉस्ट साउंड। लोग समझ जाते थे कि पल्सर वाले आ गए हैं। राइडर्स ने पल्सर क्लब और ऑनलाइन फोरम्स तक बना लिए थे, जहां लोग मॉडिफिकेशंस, टॉप स्पीड और स्टंट्स की वीडियो शेयर किया करते थे। और दोस्तों इतना ही नहीं, MTV को भी अपना पहला स्टंट राइडिंग रियलिटी शो स्टंट मैनिया भी पल्सर के नाम ही करना पड़ा। धीरे धीरे इंडिया में मोटरसाइकिल्स सिर्फ रोज की कम्यूट मशीन्स की तरह नहीं रही, बल्कि लोग इसे थ्रिल, फन और इमोशंस के साथ में जोड़ने लगे। लेकिन दोस्तों ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता अगर सही समय पर बजाज ने एक नई पॉलिसी न अपनाई होती, EMI। असल में बजाज फाइनेंस, जो कि कंपनी की ही ऑटो फाइनेंसिंग आर्म है, उसने बहुत ही कम डाउन पेमेंट और कम इंटरेस्ट रेट के साथ में ऐसे फाइनेंसिंग ऑप्शंस दे दिए जिसने पूरे मार्केट की सोच ही बदल दी। जो बाइक पहले यंग इंडियंस के लिए एक लग्जरी जैसी लगती थी, वही EMI के जरिए अचानक और भी ज्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी में आ गई। और फिर इसका असर ये हुआ कि लगातार सेल्स बढ़ती रही और 2010 तक, यानी लॉन्च के सिर्फ 9 साल बाद, बजाज हर महीने करीब 60,000 पल्सर्स बेच रहा था। और पल्सर 150 अकेले अपने सेगमेंट में 43% मार्केट शेयर कैप्चर कर चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस दौरान कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे थे भाई। अब इसे समझने के लिए हमें 2006 में वापस चलना पड़ेगा, जब TVS ने लॉन्च की थी अपाचे RTR। ये एक शार्प एग्रेसिव 150cc मशीन थी, जिसकी हैंडलिंग और इंजन ने तुरंत उन राइडर्स को अट्रैक्ट कर लिया जो कि कॉम्पैक्ट लेकिन स्पोर्टी एक्सपीरियंस चाहते थे। अपाचे पहली मोटरसाइकिल थी जिसने पल्सर को असली चुनौती दी थी। हालांकि इसी दौरान होंडा ने भी पल्सर को टक्कर देने के लिए यूनिकॉर्न और CB हॉर्नेट जैसी बाइक्स लॉन्च की थी, लेकिन ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। और फिर 2008 में यामाहा ने FZ16 उतारी, जिसने पूरे 150cc कैटेगरी की डेफिनेशन ही बदल दी। FZ इंटरनेशनल लेवल की बाइक लगती थी, जिससे शहरी यूथ का बड़ा हिस्सा इस बाइक की तरफ शिफ्ट हो गया। और दोस्तों इन बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स की वजह से पल्सर को कभी भी शांति से बैठने का मौका ही नहीं मिला। और फिर इसी दबाव के बीच 2009 में बजाज ने पल्सर 135 LS लॉन्च कर दिया, जो कि लाइट वेट होने के साथ साथ हाई परफॉर्मेंस बाइक थी। इसीलिए ये यंगस्टर्स के बीच इतनी हिट हुई कि लॉन्च के 100 दिनों के अंदर ही ये परफॉर्मेंस सेगमेंट की दूसरी सबसे बड़ी बाइक बन गई, जिसके मंथली सेल करीब 25,000 यूनिट पहुंच गई थी। उस समय पल्सर की ब्रांड लॉयल्टी इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि कॉम्पिटिटर्स के नए मॉडल्स आते तो थे, लेकिन पल्सर पर इसका कुछ खास इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता था। यही रीजन था कि पल्सर का जो मार्केट शेयर 2010 में 43% था, वो 2011 में बढ़कर 47% पहुंच गया और अप्रैल 2012 तक पल्सर की अभी तक की टोटल सेल 50 लाख यूनिट्स को क्रॉस कर गई। और फिर इसी सक्सेस ने बजाज को एक बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि हम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बाइक बनाने के लिए बने हैं। जिसके बाद लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और साउथ एशिया जैसे बड़े मार्केट्स में भी बजाज ने पल्सर को एग्रेसिवली पुश करना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही सालों में यह कोलंबिया, मैक्सिको, बांग्लादेश, नेपाल और नाइजीरिया में टॉप सेलिंग परफॉर्मेंस बाइक बन गया। और दोस्तों इसी साल यानी 2012 में बजाज ने पल्सर NS 200 उतारी, जिसमें लिक्विड कूल्ड 200cc इंजन, ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी और पहली बार 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया था। ये बाइक इतनी एग्रेसिव थी कि बजाज ने इसके साथ स्टंट्स भी रिकॉर्ड करवाए थे, ताकि पल्सर की नई आइडेंटिटी हर जगह पर इस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन दोस्तों 2024 में पल्सर ने अपना सबसे बड़ा कदम रखा NS 400Z के साथ। 373cc इंजन के साथ यह पल्सर सीरीज का सबसे पावरफुल बाइक था और इस बाइक को भी ठीक वैसा ही रिस्पांस मिला जैसा कि इस सीरीज के और बाइक्स को मिला था। यही रीजन था कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में पल्सर ने 1,40,000 यूनिट्स बेचकर कंपनी का ऑल टाइम सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दिया था, क्योंकि यह कंपनी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ईयरली सेल थी। यहाँ तक कि 2025 में पल्सर की टोटल सेल्स 2 करोड़ के भी आंकड़े को पार कर गई थी, जो कि वर्ल्ड के किसी भी मोटरसाइकिल सीरीज के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था। लेकिन दोस्तों इतनी सफलता के बाद भी बजाज ने एक चीज से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और वो था पल्सर का रॉ DNA।
नई पल्सर्स को कंपनी ने मॉडर्न जरूर बनाया ताकि मार्केट क्राइटेरिया के हिसाब से फिट बैठ सके, लेकिन उसमें वही स्ट्रीट एग्रेशन, वही पंची एक्सेलरेशन और कैरेक्टर जिंदा रखा गया जो कि पहले पल्सर की पहचान थी। वैसे आपके पास में पल्सर सीरीज की कौन सी बाइक है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।